हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 6। जो ये चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या 10th क्लास की तैयारी कर रहे हो, तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से बहुत ही सारे क्वेश्चंस हर जगह पूछे जाते हैं। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर 6, जैव प्रक्रम। शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती हैं और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। वे सभी प्रक्रम जैव प्रक्रम में आते हैं, जैसे उत्सर्जन, पोषण, वहन आदि। इस प्रकरण में जीवों द्वारा पोषक तत्व प्रकृति से लिए जाते हैं, जिसका जीव अपने शरीर में या शरीर के बाहर पाचन करता है, जिससे उस जीव को जीने के लिए ऊर्जा मिलती है। जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं: पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। फर्स्ट है पोषण। सजीवों में होने वाली प्रक्रिया जिसमें कोई जीवधारी जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर ऊर्जा प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रम का उदाहरण: पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और सेकेंड है जंतुओं में पाचन क्रिया। पौधे में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस प्रक्रिया में जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल: हरे पेड़ पौधे। एंजाइम: जटिल पदार्थों के सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव कुछ जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। पोषण के प्रकार: स्वपोषी पोषण और सेकेंड है विषम पोषी पोषण। पोषण: स्वपोषी पोषण जो होता है वो हरे पेड़ पौधों में और कुछ जीवाणु में होता है, और विषम पोषी पोषण 3 प्रकार का होता है: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण एंड प्राणी संपोषण। पहला है स्वपोषी पोषण, जिसमें जीवधारी जैविक खाद्य का संश्लेषण अकार्बनिक स्रोतों से स्वयं करते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आती है। यह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप के लिए जाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। इसका उदाहरण है 6CO2 + 12H2O। क्लोरोफिल और सूर्य की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में 6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये रिएक्शन भी कई बार पूछ ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं: क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, सेकेंड है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित या रूपांतरित करना, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। थर्ड है CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। रंध्र, स्टोमेटा: पत्ती की ऊपरी सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। कार्य: प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा जल निकल जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। साइंस में आप जितना अधिक ज़्यादा डायग्राम बनाएंगे उतनी आपकी नॉलेज बेहतर होती जाएगी। विषम पोषी पोषण: पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। इसमें जीव अपना भोजन पादप स्रोतों से प्राप्त कर सकता है अथवा प्राणी स्रोतों से प्राप्त कर सकता है। एग्जाम्पल है मनुष्य, जानवर, कवक, फंगस एक्सेट्रा। विषम पोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं: मृतजीवी जिन्हें स्पोरोफाइट कहते हैं, परजीवी पैरासाइट, एंड थर्ड है प्राणी संभोज होलोजोइक। तो मृतजीवी पोषण वह पोषण होता है जिसमें जीवधारी अपना भोजन पोषण मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी या स्पोरोफाइट पोषण कहते हैं। जैसे जीवाणु, फंगस। परजीवी पोषण पैरासाइट, जिसमें जीव किसी अन्य जीव से अपना भोजन व आवास लेते हैं, इन्हें भोजन व आवास के पोषण स्रोत का अवशोषण करते हैं, इन्हें परजीवी पोषण या पैरासाइट कहते हैं, पैरासाइटिक पोषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें 2 प्रकार के जीवों की भागीदारी होती है, जिसमें पोषी और परजीवी कहते हैं। पोषी वह जीव होते हैं
जिस जीव के खाद्य का अवशोषण परजीवी करते हैं, और परजीवी वह होते हैं जो पोषियों के शरीर में रहकर उनके ही भोजन और आवास का अवशोषण करते हैं। इनमें एग्जाम्पल है मच्छरों में पाए जाने वाला जो प्लाज्मोडियम होता है वो। सेकंड है मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला फीताकृमि, जूं, अमरबेल एक्सेट्रा। थर्ड है प्राणी संभोजन, उन्हें होलोजोइक भी कहते हैं, जिसमें जीव ऊर्जा की प्राप्ति पादप एवं प्राणी स्रोत से प्राप्त जैव पदार्थ के अंतर्ग्रहण एवं पाचन द्वारा की जाती है, अर्थात वह भोजन को लेता है, पचाता है और फिर बाहर निकाल देता है। एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा भी मनुष्य की तरह पोषण करता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू कि पहले अमीबा ने पादप की सहायता से अपना खाद्य ग्रहण लिया है, फिर खाद्य रिक्तिका में वो खाद्य ग्रहण गया है, फिर खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन हुआ है, देन बचा हुआ पदार्थ अमीबा के शरीर से बाहर आ जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है। उसके बाद है मनुष्य में पोषण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में पोषण प्राणी संभोज विधि द्वारा होता है। मनुष्य में पोषण की जो अंतर्गत क्रियाएं आती हैं वह अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। कभी कभी ये क्रियाएं भी पूछ लेता है कि किस अकॉर्डिंग होती हैं, मतलब कौन से पहली आती है फिर बाद में कौन सी आती है। तो हमेशा जब आप ये चैप्टर पढ़ें तो अच्छे से लर्न करें इसे। तो पहली क्रिया आती है अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन मुंह में लेना। सेकंड है पाचन, भोजन का पाचन। थर्ड है अवशोषण, पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण और उनका अवशोषण होना। फोर्थ है स्वांगीकरण, अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्वों का कोशिका तक पहुंचना और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपभोग होना। फिफ्थ है बहिक्षेपण, आवश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात शेष बचे अपशिष्ट का शरीर से बाहर निकलना बहिक्षेपण कहलाता है। यहाँ पे आप मानव का पाचन तंत्र का डायग्राम भी देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है। सेकंड है मनुष्य में पाचन क्रिया। मनुष्य में पाचन क्रिया किस तरीके से होती है बताया गया है। सबसे पहले मुंह से भोजन अंतर्ग्रहण किया जाता है। दांत भोजन को चबाने का काम करते हैं। जीवा भोजन को लार के साथ मिलाना। लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि वह होती है जो एमिलेज एंजाइम के साथ में स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर लेती है। भोजन का ग्रसिका से होकर जाना, हमारे मुंह में आमाशय तक एक भोजन की नली होती है जिसे ग्रसिका कहते हैं। इसमें होने वाली क्रमानुकुंचन गति से भोजन आमाशय में जाता है। आमाशय स्टमक जो होता है मनुष्य का आमाशय भी एक ग्रंथि है जो जठर रस को स्रावित करती है। यह जठर रस पेप्सिन जैसे पाचक रस, एचसीएल और श्लेष्म का मिश्रण होते हैं। आमाशय में होने वाली प्रक्रिया, जठर रस, फिर एचसीएल अम्ल द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान करना, फिर उसके बाद होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन, श्लेष्म द्वारा आमाशय के आंतरिक स्तर पर अम्ल से रक्षा। फिर उसके बाद आता है क्षुद्रांत। यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सतह स्थान में अव्यवस्थित होता है। घास खाने वाले जो जानवर होते हैं वो सेलुलोज के पाचन के लिए उनकी जो क्षुद्रांत नली होती है वो लंबी होती है, और जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं उनकी जो क्षुद्रांत ग्रंथि होती है वह छोटी होती है क्योंकि मांस का पाचन आसानी से हो जाता है। ड्यूडेनम, यह छोटी आंत का वह भाग है जो आमाशय से जुड़ा रहता है और आगे जाकर यह जिजुनम से जुड़ता है। आहार नल में के इसी भाग में लीवर से निकली पित्त की नली को ड्यूडेनम से जुड़ता है। इसी भाग में अग्नाशय भी जुड़ता है। इसके अलावा यकृत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का और क्वेश्चन में भी ये अधिकतर पूछ लिया जाता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत से पित्त रस स्रावित होता है जिसमें पित्त लवण होता है। यह आहार नाल के इस भाग में भोजन के साथ मिलकर वसा का पाचन करता है। पित्त रस के कार्य, आमाशय में आने वाले भोजन अम्लीय होता है और अग्नाशयिक एंजाइम की क्रिया के लिए यकृत से स्रावित पित्त रस उसे क्षारीय बनाता है। वसा की बड़ी गोलिकाओं को इमल्सीकरण के द्वारा पित्त रस छोटी वसा गोलिकाओं में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट,
ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय को 2 भागों में बांटा जाता है, अंतःस्राव ग्रंथि एंड बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्राव ग्रंथि, अग्नाशय के अंतःस्राव भाग इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि, अग्नाशय का बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम स्रावित करता है, जो एक नलिका के द्वारा क्षुद्रांत के इस भाग के साथ मिलकर विभिन्न पोषक तत्वों का पाचन करता है। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम अग्नाशयिक रस को बनाते हैं। यह एंजाइम है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज यह स्टार्च का पाचन करता है और ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन यह प्रोटीन का पाचन पेप्टोज में करता है। लाइपेज वसा का पाचन वसा अम्ल में करता है। जिजुनम, ड्यूडिनम एंड इलियम के बीच का पार्ट जो होता है वो जिजुनम कहलाता है। यह आमाशय या ड्यूडिनम द्वारा पाचित भोजन के सूक्ष्म कणों का पाचन करता है। इलियम छोटी आंत का यह भाग लंबा भाग होता है और भोजन का अधिकांश भाग इसी भाग में पाचित होता है। इसका अंतिम सिरा बृहदांत्र में खुलता है, ये जुड़ता है। दीर्घरोम, मनुष्य में छोटी आंत से आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसी प्रवर्धन पाए जाते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। कार्य, ये अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये जल और भोजन को अवशोषित कर कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। श्वसन, क्रमानुकंचन गति, आहानल की वह गति जिसमें भोजन आहानल के एक भाग से दूसरी भाग तक पहुंचता है, क्रमानुकंचन गति कहलाता है। भोजन प्रक्रम के दौरान हम जो खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं, इन पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कोशिकाओं में होता है। जीव इन ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रमों में करता है। कोशिका श्वसन, श्वास लेना। कोशिका श्वसन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिका श्वसन कहते हैं। श्वास लेना, श्वसन की वह क्रिया फेफड़ों में होती है जिसमें जीव ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसे श्वास लेना कहते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा, कोशिकाएं विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा कोशिकीय श्वसन के दौरान भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न विधियों द्वारा ली जाती है। फर्स्ट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। कुछ जीव जैसे ईस्ट हो गया, ईस्ट किण्वन प्रक्रिया में समय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है। इसका प्रभाव इस प्रकार है। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज इक्वल टू 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित हो जाता है। इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा को मुक्त करता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। सेकंड है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यह प्रक्रिया हमारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसका प्रभाव निम्न है। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले पायरुवेट में विखंडित हो जाता है। CO2, H2O और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। थर्ड है ऑक्सीजन का अभाव। अत्यधिक व्यायाम के दौरान, अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के दौरान हमारी शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। जब शरीर में ऑक्सीजन की मांग की अपेक्षा पूर्ति कम हो जाती है तो इसका प्रभाव निम्न रूप से हो जाता है। 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज होता है वह 3 कार्बन वाले पायरुवेट में विखंडित होकर लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा को मुक्त करता है। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन का प्रवाह आरेख। ग्लूकोज जो होता है कोशिका द्रव में पायरुवेट में विखंडित होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में होता है, ऑक्सीजन का अभाव में होता है मांसपेशियों में, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इस तरीके से आप इसका प्रवाह आरेख दिखा सकते हैं। वायु शरीर में नासाद्वार जाती है जिसमें अनेक अशुद्धियाँ होती हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है। यहाँ से वायु कंठ में फुसफुस के द्वारा प्रवाहित होती है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं जो सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो। फुसफुस में अंदर छोटी नलिकाओं में चला जाता है जिसे कोपिका कहते हैं, जिससे गैसों का विनिमय होता है। श्वास चक्र के समय जब
वायु अंदर और बाहर होती है। फुफ्फुस हमेशा वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं जिसमें O2 के अवशोषण तथा CO2 में के मोचन में पर्याप्त समय मिल जाता है। यहाँ पे आप मानव का श्वसन तंत्र देख सकते हैं किस तरीके से दिखाया गया है। श्वसन क्रिया व श्वास लेने में अंतर। श्वसन क्रिया यह एक जटिल व रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें पाचित खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वास लेना, ऑक्सीजन लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया को श्वास लेना कहते हैं। यह प्रक्रिया फेफड़ों में होती है। इसे ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। यह रक्त को ऑक्सीजन युक्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। विसरण, कोशिकाओं की झिल्लियों द्वारा कुछ चुने हुए गैसों का आदान प्रदान विसरण कहलाता है। पौधों में विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। पौधे रात्रि में श्वसन करते हैं। CO2 का निष्कासन व O2 का ग्रहण। पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसमें O2 का निष्कासन करते हैं और CO2 को ग्रहण करते हैं। मनुष्य में वहन, रक्त नलिकाएं। हमारे शरीर में परिवहन कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की रक्त नलिकाएं होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं: धमनी, शिरा और केशिकाएं। धमनी वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। इसमें महाधमनी, फुफ्फुस धमनी आदि आती हैं। शिरा ये रक्त वाहिकाएं रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक ले जाती है। इसमें आती है महाशिरा, फुफ्फुस शिरा। केशिकाएं वे रक्त नलिकाएं जो धमनियों व शिराओं को आपस में जोड़ती हैं केशिकाएं कहलाती हैं। अच्छा, धमनी और शिरा में अंतर भी पूछ लिया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। धमनी और शिरा। धमनी हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने में मदद करती है। शिरा शरीर के अन्य भागों से रक्त को हृदय तक लाने में मदद करती है। धमनी शिरा की तुलना में धमनी की मोटाई पतली होती है। शिराओं की मोटाई अधिक होती है। धमनी इसकी आंतरिक गोलाई कम होती है। शिरा आंतरिक गोलाई अधिक होती है। धमनी रक्तदाब ऊंचा होता है। शिरा रक्तदाब कम होता है। धमनी इसमें O2 युक्त रक्त प्रवाह करता है। शिरा CO2 युक्त रक्त प्रवाह करता है। मानव हृदय, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम की दृष्टि से। हृदय एक पेशीय अंग है जिसकी संरचना मुट्ठी के आकार की होती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त और CO2 युक्त रक्त प्रवाह के दौरान एक दूसरे से मिलने से रोकने के लिए कई कोष्ठकों में बटा होता है जिसका कार्य शरीर के विभिन्न भागों के रक्त को इकट्ठा करना और फिर पंप करके अन्य भागों तक पहुंचाना है। हृदय में जो होते हैं 4 कोष्ठक होते हैं: दायालिंद, दायानिलय, बायालिंद, बायानिलय। दायालिंद यह शरीर के ऊपरी और निचली भाग से रक्त को इकट्ठा करता है और पंप द्वारा दायानिलय में भेजता है। दायानिलय यह रक्त को फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में ऑक्सीकृत होने के लिए भेजता है। बायालिंद यहाँ रक्त को फुफ्फुस शिरा के द्वारा लाया जाता है और यह रक्त को इकट्ठा कर बायानिलय में भेज देता है। बायानिलय बायालिंद से भेजे गए रक्त को महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में संचारित करता है। मानव हृदय की कार्यविधि, यहाँ पे आप मानव हृदय का चित्र भी देख सकते हैं। मानव हृदय की जो कार्यविधि है वह इस तरीके से है। दायालिंद में वियाक्सी जनित रुधिर शरीर में आता है तो यह संकुचित हो जाता है। इसके नीचे वाला संगत कोण दायानिलय में फैल जाता है और रुधिर को दायानिलय में स्थानांतरित करता है। यह कोष्ठ रुधिर को ऑक्सीजनीकरण के लिए फुफ्फुस के लिए पंप कर देता है। जब यह पंप करता है तो वाल्व रुधिर के उल्टी दिशा में प्रवाह को रोकता है। पुनः रुधिर ऑक्सीजनीकृत होकर फुफ्फुस से हृदय में वापस जाता है तो यह रुधिर बायां आलिंद में प्रवेश कर लेता है जहां इसे एकत्रित करते समय बायां आलिंद शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय में फैलता है तब यह संकुचित हो जाता है जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशिया बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर में पंपित हो जाता है। हृदय में वाल्व
रुधिर को उल्टी दिशा में प्रवाह से रोकता है। हृदय का विभिन्न कोष्ठकों में बंटवारा। हृदय का दायां व बायां बंटवारा शुद्ध रक्त व अशुद्ध रक्त को मिलने से रोकता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। अन्य जंतुओं में कोष्ठक का उपयोग। जल स्थलचर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठक हृदय होते हैं और ये ऑक्सीजनीकृत व विऑक्सीजनित रुधिर को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। मछली का सिर जो शरीर है वो 2 कोष्ठक में बना होता है। यहाँ रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, जहाँ रुधिर ऑक्सीजनित होता है और शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। रक्तदाब नापने के लिए स्फाइग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो होता है वो 120 mm पारा से 80 mm पारा तक होता है। दोहरा परिसंचरण। हमारा हृदय रक्त को हृदय से बाहर भेजने के लिए प्रत्येक चक्र में 2 बार पंप करता है और रक्त 2 बार हृदय में आता है। इसे ही दोहरा परिसंचरण कहते हैं। रक्त केशिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएँ, लाल रक्त कोशिकाएँ, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। श्वेत रक्त कोशिकाएँ ये हमारे शरीर के बाहरी तत्वों को संक्रमण से बचाती है। लाल रक्त कोशिकाएँ हीमोग्लोबिन की बनी होती हैं जो रक्त को लाल रंग प्रदान करती हैं। प्लेटलेट्स शरीर के किसी भाग से रक्तस्राव को रोकने के लिए प्लेटलेट्स कोशिकाएँ होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती रहती हैं और रक्तस्राव पर थक्का बनाकर रुधिर को रोकती हैं। लसिका कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर कोशिकाएं बाहर निकालकर ऊतक के अंदर कोशिकाएं अवकाश में आ जाते हैं तथा तरल ऊतक का निर्माण करते हैं। इसे लसिका कहते हैं। इसका कार्य जो होता है यह शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखती है तथा वहन में सहायता करती है। पचा हुआ जो क्षुद्रांश द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। लसिका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट हैं वह संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं। पादप में परिवहन। पादपों में संवहन ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जाइलम के कार्य। जाइलम जैसे नाम से ही हो रहा है जल, तो यह जो होता है जाइलम, यह मृदा से प्राप्त जल व खनिज लवणों को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। फ्लोएम जैसे नाम से हो रहा है फूड, तो आप इसे इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो उत्पाद जो पौधों में बने होते हैं उन्हें अन्य भागों तक पहुंचाता है पौधे के। फ्लोएम का यह कार्य होता है। उत्सर्जन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचय वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किया जाता है उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। इसे पूरा करने के लिए विभिन्न अंग होते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। यहाँ पे आप मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र भी देख सकते हैं। मानव उत्सर्जी अंगों के नाम: किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। वृक्क में मूत्र बनाने के लिए मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना है। उत्सर्जी पदार्थों के नाम: हमारे शरीर से कौन कौन से पदार्थ उत्सर्जित होते हैं उनके नाम हैं: यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया एंड क्रिएटिन। वृक्क के कार्य: यह शरीर में जल व अन्य द्रव का संतुलन बनाता है जिससे रक्तचाप नियंत्रित रहता है। यह रक्त में खनिज लवण को नियंत्रित व फिल्टर करता है। यह विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। यह शरीर में क्षार व अम्ल की मात्रा को नियंत्रित भी करता है। प्रत्येक वृक्क में निस्यंदन एकक वृक्काणु जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। जब वृक्क धमनी की शाखा नेफ्रॉन में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, अपशिष्ट पदार्थ
कोशिका गुच्छ में छनकर वोमन संपुट में आ जाते हैं। यहाँ पे आप विक्राणु की संरचना देख सकते हैं किस प्रकार से ये कार्य करता है। विक्राणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल का पुनः अवशोषण होता है। यूरिया तथा अतिरिक्त जल अंतिम सिरे से मूत्र मार्ग से बाहर आ जाते हैं। कृत्रिम वृक्क, जिसे हम आजकल जैसे जो किडनी होती है उसको डायलिसिस द्वारा आप वो कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो कृत्रिम वृक्क होता क्या है? नाइट्रोजनी अपशिष्टों को रक्त से एक कृत्रिम युक्ति द्वारा निकालने की युक्ति डायलिसिस कहलाती है। प्रायः एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। जिस शेष निस्यंदन नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। पादपों में उत्सर्जन, पादपों में अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकाओं और रिक्तिकाओं में संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पादन रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद रहते हैं। तो आज हमने चैप्टर 6 कंप्लीट किया है। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।